स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अप्रैल 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, 19 अप्रैल से भीषण गर्मी। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग के मुताबिक आज कुछ जिलों खास करके सीमांचल और उत्तरी पूर्वी इलाकों जैसे कि अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आदि में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवा के साथ आंधी तूफान देखने को मिल सकता है। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि ये राहत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 19 अप्रैल से गर्मी एक बार फिर से तेज होगी और फिर कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास या फिर उससे ऊपर पहुंच सकता है। जब गया, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा जैसे जिलों में पहले ही हीट वेव लू का अलर्ट जारी किया गया है। 39वें बर्थडे पर तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ काटा केक। भाई तेजस्वी यादव के बारे में कही बड़ी बात। दरअसल बातें हैं कि बिहार के चर्चित नेता तेज प्रताप यादव ने अपना 39वां जन्मदिन परिवार के साथ मनाया है। इस मौके पर उनके पिता लालू प्रसाद यादव खास तौर पर उनके आवास पहुंचे। दोनों ने साथ में केक काटा और फिर तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले अपने पिता को केक खिलाया, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने भी बेटे को आशीर्वाद दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर के बड़ी बात कह दी है। उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे कहते हैं कि उनकी पार्टी से ही नेता बनते हैं, लेकिन अब उनकी पार्टी खुद सीमित सीटों पर सिमट गई है। गोपालगंज से बड़ी खबर। गोपालगंज में महिला को विषैले सांप ने डसा, उसे डब्बे में बंद करके सदर अस्पताल पहुंची पीड़ित। भागने लगी मरीज और डॉक्टर। दरअसल बात है कि बिहार के गोपालगंज से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला को खेत में लौटते समय जहरीले सांप ने डस लिया। घटना के बाद महिला की हालात बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजनों से तुरंत सदर अस्पताल लेकर के पहुंचे। लेकिन इस घटना ने तब और सनसनी फैला दी जब परिजन उसी सांप को भी डब्बे में बंद करके अपने साथ अस्पताल ले गए। जैसे ही अस्पताल में उस सांप को डब्बे से बाहर निकाला गया तो वहां अफरा तफरी मच गई। मरीज और उनके परिजन और फिर यहां तक कि डॉक्टर भी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जब कुछ समय के लिए पूरा इमरजेंसी वार्ड दहशत में आ गया। परिजनों का मानना था कि सांप को दिखाने से डॉक्टर सही इलाज कर पाएंगे, लेकिन इस कदम से स्थिति और खतरनाक हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला को जिस सांप ने काटा वह रसेल वैपर था, जो एशिया के सबसे खतरनाक विषैले सांपों में गिना जाता है। इसका जहर खून पर असर डालता है और समय पर इलाज ना मिले तो फिर जान भी जा सकती है। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में जारी है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। महिला हालांकि भी जिंदा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फुल एक्शन में। अधिकारियों से बोले रिजल्ट चाहिए, काम की स्पीड बढ़ाओ। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते ही प्रशासनिक मशीनरी को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब काम दिखाना चाहिए और काम की रफ्तार दोगुनी की जाए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करके लंबित योजनाओं और फिर कामकाज की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ फाइलें घुमाने या फिर देरी करने की प्रवृत्ति अब नहीं चलेगी। हर विभाग को तय समय में रिजल्ट देना होगा। उन्होंने खास तौर पर जनता से जुड़े मामले जैसे कि शिकायतों का निपटारा, जमीन विवाद और फिर विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने को कहा है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जहां सीएम का साफ संदेश है कि नई सरकार रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, जहां पर काम की गति, पारदर्शिता और फिर जवाबदेही पर फोकस रहेगा। यानी कि अब अधिकारियों के लिए साफ संकेत है कि काम तेज करो, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। चुने हुए नहीं, अब बिहार में चयनित मुख्यमंत्री। जी हाँ, सम्राट चौधरी की ताजपोशी पर तेजस्वी का तंज। दरअसल बातें हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लेकर के तंज कसते हुए उन्हें चयनित मुख्यमंत्री बताया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी जनता द्वारा सीधे चुने गए नेता नहीं है, बल्कि उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया के तहत चुना गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे चुने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह आए हैं, इसलिए ये बदलाव जनता की बजाय सत्ता के अंदरूनी फैसले का नतीजा है। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में बिहार की मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि राज्य यानी कि बिहार अब भी कई विकास
सूचकांकों पर पीछे हैं। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर सम्राट चौधरी को शुभकामनाएं भी दी है, लेकिन साथ ही साथ ये उम्मीद जताई है कि नई सरकार राज्य के यानी कि बिहार के विकास पर गंभीरता से काम करेगी। बिहार की सियासत में योग्यता पर भारी जाति का गणित। विजय सिन्हा सीएम तो बने नहीं, डिप्टी सीएम पद भी हाथ से गया। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जातीय समीकरण बनाम योग्यता की बहस तेज हो गई है। बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा को लेकर के चर्चा है कि वे मुख्यमंत्री पद की रेस में होने के बावजूद इस बार मौका नहीं मिल सका। इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम पद की दौड़ में भी वे पीछे रह गए, जिससे राजनीतिक हलकों में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि बिहार की राजनीति में जाति का गणित आज भी बेहद अहम भूमिका निभाता है। जब सरकार गठन के दौरान अलग अलग जाति समूह और फिर क्षेत्रों के संतुलन को ध्यान में रखकर के फैसले लिए जाते हैं और इसी समीकरण में कई बार योग्य माने जाने वाले नेताओं को भी पीछे रहना पड़ता है। वहीं पर पार्टी की ओर से इस फैसले को पूरी तरह से संतुलित और फिर रणनीतिक बताया जा रहा है, जहाँ नेताओं का कहना है कि सरकार में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व की देने की कोशिश की गई है। फिलहाल इस मुद्दे ने एक बार फिर से ये बहस छेड़ दी है कि क्या बिहार की राजनीति में योग्यता से ज्यादा जाति समीकरण हावी है। बिहार के किसानों की मौज, गेहूं मसूर की तौल होते ही सीधे खाते में आएगा पैसा, सम्राट सरकार का सख्त फरमान। दरअसल बात है कि बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। अब गेहूं और मसूर की फसल बेचते ही किसानों को भुगतान के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह सम्राट सरकार ने नई व्यवस्था लागू करते हुए साफ कर दिया है कि फसल की तौल होते ही किसानों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इस फैसले का मकसद अब बिचौलियों की भूमिका खत्म करना और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है। जब पहले किसानों को अपनी उपज बेचने के बाद कई दिनों तक पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और फिर तेज कर दी गई है। सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की देरी या फिर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे किसानों का भरोसा बढ़ेगा और उन्हें अपनी मेहनत का सही मूल्य समय पर मिल सकेगा। कुल मिलाकर के ये कदम किसानों की आय बढ़ाने और फिर कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। भागलपुर और बांका में खुलेगी नई चीनी मिलें, 100 एकड़ जमीन पर लगेगी प्लान तैयार। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने भागलपुर और बांका जिलों में नई चीनी मिलें स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस परियोजना के तहत दोनों मिलों में करीब 100 एकड़ जमीन पर मिल लगाने की योजना बनाई गई है और इसके लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा गन्ना किसानों को मिलने वाला है। अभी किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन मिल बनने के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर बाजार मिल जाएगा। इससे न सिर्फ उनकी लागत घटेगी बल्कि उन्हें बेहतर दाम भी मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इन चीनी मिलों से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह सरकार का उद्देश्य कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर के राज्य में रोजगार बढ़ाना और पलायन को रोकना है। जब कुल मिलाकर के यह परियोजना बिहार में औद्योगिक विकास और फिर किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। हमको साइन करने नहीं आता, इस लायक नहीं है हम, विधायक अनंत सिंह ने मंत्री बनने के सवाल पर कह दी बड़ी बात। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। मंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने कहा कि वे स्कूल नहीं गए और उन्हें सही उस तरीके से साइन करना भी नहीं आता है, इसलिए वे इस लायक नहीं है, मंत्री बनने के लायक नहीं है। दरअसल पत्रकारों ने जब उनसे मंत्री बनने को लेकर के सवाल किया तो उन्होंने थोड़े व्यंग और फिर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया है। उनका ये बयान ये भी दर्शाता है कि वे खुद को आम लोगों से जुड़ा नेता मानते हैं और औपचारिक पढ़ाई लिखाई को राजनीति की योग्यता का एकमात्र पैमाना नहीं मानते। अनंत सिंह का ये बयान अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। कुछ लोग इसे उनकी सादगी और साफ गोई बता रहे हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए अनंत सिंह ने कहा कि हमको साइन करने नहीं आता है, इस लायक हम नहीं हैं। बिहार में जनगणना 2027 की शुरुआत, सीएम सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ। पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी प्रक्रिया। दरअसल बात है कि बिहार में जनगणना 2027 की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया है। इस बार जनगणना खास इसलिए है क्योंकि ये पहली बार पूरी तरह से डिजिटल तरीके से कराई जा रही है। जी हाँ, सरकार ने लोगों को खुद ऑनलाइन अपने परिवार की जानकारी दर्ज करने की सुविधा दी है, जिससे प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी हो सके। इस जनगणना को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में लोग सेल्फ
इम्यूनिटेशन के जरिए घर बैठे अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकेंगे, जिसमें परिवार के सदस्यों, शिक्षा, पेशा, मकान और फिर सुविधाओं से जुड़े करीब 33 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में सरकारी कर्मचारी घर घर जाकर के इन जानकारियों का सत्यापन करेंगे, जानकारियों का पता लगाएंगे कि ये जो जानकारी भरी गई है सही है या गलत। वहीं पर सरकार का मानना है कि डिजिटल जनगणना से डेटा ज़्यादा सटीक और तेजी से इकट्ठा किया जा सकेगा, साथ ही इससे योजनाओं और नीतियों को बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के ये नई व्यवस्था बिहार में प्रशासनिक कामकाज को आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। कौन है वो शख्स जिसने बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को दी जान से मार देने की धमकी? गुजरात से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल बात है कि बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जान से मार देने की धमकी मिली है। अब धमकी देने वाले शख्स को पुलिस ने गुजरात से गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी की पहचान शेखर यादव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के बांका जिले का रहने वाला है और गुजरात में रहकर के काम कर रहा था। जब पुलिस के अनुसार आरोपी ने मुख्यमंत्री के ऑफिस में फोन करके धमकी दी थी। इस गंभीर मामले के सामने आते ही बिहार पुलिस ने तुरंत केस दर्ज किया और मोबाइल लोकेशन और फिर तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपी का पता लगाया। इसके बाद गुजरात के अहमदाबाद जिले के सानंद इलाके में बिहार और गुजरात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी को बिहार लाया जा रहा है, जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसने धमकी क्यों दी, लेकिन पुलिस ये जांच कर रही है कि इसके पीछे कोई निजी वजह है या फिर कोई बड़ी साजिश। बिहार में जल्द मिलने वाली है 2 नए रोपवे। तीसरे प्रोजेक्ट पर भी शुरू हुआ है काम। 600 सीढ़ियों की चढ़ाई से मिलेगी राहत। दरअसल बात है कि बिहार में पर्यटन और धार्मिक स्थलों तक पहुंच आसान बनाने के लिए सरकार तेजी से रोपवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। खबर है कि बिहार में जल्द ही 2 नए रोपवे शुरू किए जाएंगे, जबकि एक तीसरे प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो चुका है। इन प्रोजेक्ट का मकसद उन जगहों तक आसान पहुंच बनाना है जहां पर सभी लोगों को सैकड़ों सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। बताया जा रहा है कि कई धार्मिक और फिर ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंचने के लिए लोगों को करीब 600 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे बुजुर्गों और फिर महिलाओं को खास परेशानी होती है। ऐसे में रोपवे शुरू होने से यात्रा कुछ ही मिनटों में पूरी हो सकेगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जहानाबाद में बन रहे रोपवे भी पहाड़ी मंदिर तक पहुँच को आसान बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। राहुल गांधी के बयान से मचा बवाल, कहा मेरी और पीएम मोदी की तो पत्नी ही नहीं। दरअसल बात है कि महिला आरक्षण बिल पर चल रही बहस के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बयान काफी चर्चा में आ गया है। संसद में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मेरी और पीएम की तो पत्नी ही नहीं है, जिसके बाद ये बयान राजनीतिक गलियारों में तेजी से वायरल हो गया। दरअसल राहुल गांधी महिला प्रतिनिधित्व और फिर आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये भी टिप्पणी की है जिसे कई लोग संदर्भ से जोड़ करके देख रहे हैं, तो कुछ इसे बयानबाजी की चूक बता रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सत्ता पक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि और इसे उसको लेकर सवाल उठाएं। इस बयान के बाद सियासत और गर्म हो गई है, जहां पर विपक्ष इसे सामान्य टिप्पणी बता रहा है तो फिर भाजपा और फिर अन्य दल इसे मुद्दा बना करके कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी पर फिर उखड़े प्रशांत किशोर, कह दी बड़ी बात। दरअसल बात यह है कि प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राज्य का मुखिया ऐसे व्यक्ति को बना दिया गया है जिसके पास प्रशासनिक अनुभव और फिर जनता के बीच मजबूत पकड़ नहीं है। उनके इस बयान ने सियासी हलचल को और तेज कर दिया है। प्रशांत किशोर ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जनता के साथ धोखा बताया है और कहा है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में नेतृत्व का चयन सोच समझ करके होना चाहिए था। जब उनका आरोप है कि ये फैसला राजनीतिक मजबूरी में लिया गया है, न कि राज्य के विकास को ध्यान में रख करके। वहीं पर बीजेपी और एनडीए के नेताओं ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि सम्राट चौधरी एक अनुभवी नेता है, उनके नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास की ओर बढ़ेगा। सरकार को नहीं मिला 2/3 समर्थन, लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण से जुड़ा 3 बिल। दरअसल बात है कि लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े 3 अहम बिलों पर सरकार को बड़ा झटका लगा है। इन विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत नहीं मिल पाई है, जिसके चलते ये बिल सदन में गिर गए। इस घटनाक्रम के बाद संसद में सियासी माहौल काफी गर्म हो गया और फिर सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और
पर्याप्त समर्थन जुटाने में विफल रही है। जहाँ वहीं पर सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ दलों के विरोध और फिर अनुपस्थिति के कारण ये स्थिति बनी है, जबकि वे इस बिल को पास कराने के पक्ष में थे। इन बिलों के गिरने से महिला आरक्षण को लेकर के चल रही बहस को बड़ा झटका लगा है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार इन्हें दोबारा पेश करेगी और आगे की रणनीति क्या होगी। ठगों का नया खेल, पता भी नहीं चलेगा और आपके नाम पर हो जाएगा लोन, जानिए बचने का तरीका। दरअसल बात है कि अब ठगों ने पैन कार्ड के जरिए लोन लेने का नया तरीका अपनाया है। इस फ्रॉड में साइबर अपराधी लोगों की पर्सनल जानकारी और फिर पैन कार्ड डिटेल का गलत इस्तेमाल करके उनके नाम पर लोन ले लेते हैं, जिसकी जानकारी पीड़ित को काफ़ी देर बाद होती है। इस तरह के मामलों में ठग फर्जी ऐप, लिंक या फिर कॉल के जरिए लोगों से अपनी निजी जानकारी हासिल कर लेते हैं। कई बार वे KYC अपडेट, लोन ऑफर या फिर बैंक वेरिफिकेशन के नाम पर पेन नंबर, OTP और फिर अन्य जरूरी डिटेल्स मांगते हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है वे तुरंत लोन प्रोसेस कर देते हैं और पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर देते हैं। इससे बचने के लिए जरूरी है कि अपनी पैन कार्ड और फिर बैंकिंग जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। अनजान लिंक या फिर ऐप से आप दूरी बनाकर रहें। समय समय पर अपना क्रेडिट स्कोर और फिर लोन हिस्ट्री चेक करते रहें। अगर कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो फिर तुरंत बैंक या फिर साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत करें। वित्त मंत्री से लेकर के ऊर्जा मंत्री तक हर मोर्चे पर खड़े उतरे विजेंद्र प्रसाद यादव अब बिहार सरकार में बनाए गए हैं डिप्टी CM। यह दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में अनुभवी नेता विजेंद्र प्रसाद यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें बिहार का डिप्टी CM बनाया गया है, जिसके बाद उनके लंबी राजनीतिक अनुभव और फिर कार्यशैली की चर्चा तेज हो गई है। वे पहले भी वित्त मंत्री, ऊर्जा मंत्री समेत कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और हर मोर्चे पर खुद को साबित किया है। विजेंद्र प्रसाद यादव को एक कुशल प्रशासक और फिर सधे हुए नेता के रूप में जाना जाता है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीन पर उतारा और फिर विभागों में सुधार की दिशा में काम किया है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। नई सरकार में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है। पंचायत चुनाव 2026 के लिए आरक्षण रोस्टर निर्धारित, 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारण। जी हां, बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर तय कर दिया है, जो 2011 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया है। इस फैसले के बाद विभिन्न पदों जैसे कि मुखिया, सरपंच और फिर वार्ड सदस्य के लिए आरक्षित और फिर सामान्य सीटों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। सरकार के इस कदम का उद्देश्य सामाजिक संतुलन बनाए रखना और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है। जहाँ आरक्षण रोस्टर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और फिर महिलाओं के लिए सीटें तय की गई है, ताकि पंचायत स्तर पर हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। अब रोस्टर जारी होने के बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और तेज होने की उम्मीद है। प्रशासन की ओर से आगे भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बिहार से सटे इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, ड्रग्स सिंडिकेट पर सर्जिकल स्ट्राइक, चप्पे चप्पे पर गहरा पैरा। दरअसल बात है कि बिहार से सटे इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ड्रग्स तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीमा पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और सुरक्षा बलों ने बड़े स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि ड्रग सिंडिकेट के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई करते हुए कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई है। इस ऑपरेशन के तहत सीमा के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। SSB, पुलिस और फिर अन्य एजेंसियां मिलकर के संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। आने जाने वाले लोगों और वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। यह सूत्रों के मुताबिक हाल के दिनों में ड्रग्स तस्करी के कई मामलों का खुलासा हुआ है, जिसके बाद ये सख्ती बढ़ाई गई है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी कीमत पर तस्करी के नेटवर्क को खत्म किया जाएगा। फिलहाल इस हाई अलर्ट के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है। बिहार में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी बेचना पड़ेगी भारी, परिवहन विभाग का अल्टीमेट, 16 जिलों को रेड सिग्नल। दरअसल बात है कि बिहार में अब बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाली गाड़ियों को बेचना या चलाना भारी पड़ सकता है। परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए 16 जिलों को में विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है और स्पष्ट अल्टीमेट जारी कर दिया है कि नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना और कार्रवाई तय है। जी हाँ, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी मानी जाती है, क्योंकि इसमें यूनिक कोड और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होता है, जिससे गाड़ियों की पहचान करना आसान हो जाता है। चोरी, फर्जी रजिस्ट्रेशन और फिर अपराध पर नियंत्रण के लिए सरकार इस व्यवस्था को अनिवार्य कर रही है। विभाग ने लोगों से जल्द अपनी गाड़ियों में
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अपील की है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तीनों करोड़पति है, इनमें सबसे गरीब कौन? सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी या फिर विजेंद्र प्रसाद यादव? किसके पास कितना पैसा, कितनी संपत्ति? दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में तीन बड़े चेहरे जैसे कि सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी और फिर विजेंद्र प्रसाद यादव तीनों ही करोड़पति हैं। यह सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री हैं। इन तीनों ही करोड़पति हैं, लेकिन इनकी संपत्ति में बड़ा अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें सम्राट चौधरी की, तो उनकी कुल घोषित संपत्ति करीब 11 करोड़ रुपए के आसपास की। इसमें ज़्यादातर हिस्सा जमीन, जायदाद और रियल एस्टेट का है, जबकि कुछ रकम निवेश, सोना और फिर बैंक डिपॉजिट भी है। वहीं पर विजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति लगभग 2 करोड़ 2 लाख रुपए की बताई जा रही है। लंबे राजनीतिक कैरियर के बावजूद भी उनकी संपत्ति अपेक्षाकृत कम मानी जाती है, हालांकि वे भी करोड़पति नेताओं की लिस्ट में आते हैं। अब बात करें विजय कुमार सिन्हा की, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 1 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर इससे ज़्यादा संपत्ति बताई गई है। कुल मिलाकर के वे भी करोड़पति हैं, लेकिन उनकी कुल संपत्ति सम्राट चौधरी से काफ़ी कम मानी जाती है। शादियों के सीजन में गैस के बाद छोटे नोटों का संकट, नहीं मिल रहे हैं 10, 20 और 50 के बंडल। दरअसल बात यह है कि बिहार में शादी के सीजन के बीच एक नई परेशानी सामने आ गई है। छोटे नोटों का संकट, 10, 20 और 50 रुपए के नोटों की भारी कमी के कारण लोग परेशान हैं। खास करके वे लोग जो शादी ब्याह में शगुन, नेक और फिर रस्मों के लिए इन नोटों का इस्तेमाल करते हैं। बैंकों और फिर बाज़ारों में इन नोटों के बंडल आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कमी का असर सिर्फ शादी समारोह तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे दुकानदार, ऑटो चालक और फिर रोज़मर्रा के लेन देन करने वाले लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे नोटों की सप्लाई कम होने और फिर मांग बढ़ने के कारण ये संकट और गहरा गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन और फिर छोटे नोटों की अनुमानित आपूर्ति इसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। ऐसे में लोगों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते बैंक से छोटे नोट की व्यवस्था करें या फिर वैकल्पिक पेमेंट तरीके का इस्तेमाल करें, ताकि शादी जैसे खास मौके पर परेशानी ना हो। आंगनबाड़ी के 50 साल, कुपोषण के खिलाफ जंग में कितनी सफल रही योजना? दरअसल बात है कि भारत में आंगनबाड़ी की शुरुआत 1975 में बच्चों और फिर माताओं में कुपोषण, बीमारी और मौत को कम करने के उद्देश्य से हुई थी। आज ये देश की सबसे बड़ी बाल विकास योजनाओं में से एक बन चुकी है, जिसके तहत करीब 14 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं और करोड़ों बच्चों और फिर महिलाओं को पोषण, टीकाकरण और फिर प्री स्कूल जैसी शिक्षा सुविधा मिल रही है। वहीं पर अगर उपलब्धियों की बात करें तो इस योजना ने ग्रामीण और फिर गरीब क्षेत्र में बच्चों तक पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। लाखों बच्चों को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मिल रहा है और शुरुआती शिक्षा में भी सुधार देखा गया है। खास करके जहां पर आंगनबाड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत है, जहां वहां बच्चों की ग्रोथ और फिर सीखने की क्षमता में नकारात्मक असर देखने को मिला है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि कुपोषण पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है और कुछ जगहों पर योजना का असर सीमित रह गया है। बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री का शपथ समारोह उत्सव जश्न की कमी के पीछे की वजह क्या है? दरअसल बात यह है कि बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक माना गया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक उत्सव और जश्न नहीं दिखे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी रही है कि सत्ता परिवर्तन अचानक हुआ और नीतीश कुमार के हटने से उनके समर्थकों में निराशा का माहौल था। ऐसे में भाजपा ने ज़्यादा जश्न मनाने के बजाय राजनीतिक संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दिया है। दूसरी अहम वजह रही बड़े नेताओं की अनुपस्थिति। यह शपथ समारोह में कई शीर्ष भाजपा नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और फिर अन्य बड़े चेहरे भी मौजूद नहीं थे। इससे कार्यकर्ताओं के बीच भी उत्साह कम दिखा और ये संकेत गया कि पार्टी के अंदर सब कुछ पूरी तरह से सहज नहीं है। इसके अलावा यह भी पूरा घटनाक्रम एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें जातीय समीकरण और फिर गठबंधन संतुलन अहम रहे। जी हाँ, इसीलिए पार्टी ने इसे उत्सव के बजाय सावधानी और फिर नियंत्रण के साथ संभाला, ताकि किसी भी तरीके का गलत संदेश न जाए। कुल मिलाकर के ऐतिहासिक पल होने के बावजूद भी माहौल ज़्यादा राजनीतिक और फिर संतुलित नजर आया, न कि जश्न वाला। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या करेंगे आगे?
दरअसल बात यह है कि बिहार की राजनीति में निशांत कुमार का नाम तेजी से उभर रहा है, लेकिन उनका अगला कदम अभी पूरी तरह से सफल नहीं है। जी हाँ, अभी साफ नहीं है। हाल ही में उन्होंने सक्रिय राजनीति में एंट्री ली है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जैसे कि डिप्टी सीएम पद को खुद ही ठुकरा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका मानना है कि बिना अनुभव के बड़ा पद लेना सही नहीं होगा, इसलिए वे पहले जमीनी स्तर पर काम करना चाहते हैं। दूसरी ओर जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच उन्हें भविष्य के नेता के तौर पर देखा जा रहा है। कई जगह पोस्टर तक लगाए गए हैं जिनमें उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री बताया गया। यह पार्टी के अंदर भी ये चर्चा है कि वे धीरे धीरे संगठन को मजबूत करेंगे और अपने पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। बिहार से बाहर पढ़ने वाले छात्र नहीं भर पाएंगे सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म, जाने पूरा नियम। दरअसल बात है कि बिहार में शुरू हुई जनगणना 2027 की सेल्फ इन्यूमरेशन फॉर्म प्रक्रिया को लेकर के एक नया नियम सामने आया है। इसके अनुसार वही लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं जो अपने अस्थायी निवास स्थान यानी कि जहां उनका परिवार रहता है वहीं मौजूद हो। इस वजह से जो छात्र बिहार से बाहर पढ़ाई कर रहे हैं वह अलग से खुद अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उनका डेटा उनके परिवार के साथ ही जोड़ा जाएगा, यानी कि घर का कोई भी एक सदस्य पूरे परिवार की जानकारी के साथ भरेगा। जी आसान शब्दों में कहें तो जनगणना व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि परिवार के आधार पर होती है, इसलिए बाहर रह रहे छात्रों को भी अपने घर की जानकारी में ही शामिल किया जाएगा, जहां अलग से फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं तो अलीगढ़ पब्लिक स्कूल किशनगंज के बारे में आपको बता दें। यहां पर सीबीएसई पैटर्न के तहत नर्सरी से 8वीं क्लास तक पढ़ाई होती है। हॉस्टल की सुविधा है। पता है किशनगंज खानका चौक। दोस्तों बिहार में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लोकसभा की 60 सीटें होने वाली है और 365 विधानसभा की सीटें होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि अभी लोकसभा में 40 सीटें हैं। अभी मौजूदा समय में विधानसभा की 243 सीटें हैं। अब लोकसभा में 40 सीटों की जगह 60 सीट हो जाएंगे और विधानसभा की 243 सीटें हैं, इसकी जगह 365 सीट हो जाएंगी। जी इसका असर किशनगंज में भी देखने को मिलेगा। जब किशनगंज कहा जाता है कि किशनगंज के 4 विधानसभा को मिलाकर के लोकसभा बनाया जाएगा। अभी 6 विधानसभा है, जैसे कि किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचाधामन, अमौर और बायसी, ये 6 विधानसभा मिलाकर के किशनगंज लोकसभा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन 6 विधानसभा से 4 विधानसभा को मिलाकर के एक लोकसभा बनाया जाएगा, जिसमें अमौर और बायसी को अलग कर दिया जाएगा। वहीं पर किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और कोचाधामन को मिलाकर के एक विधानसभा बनाया जाएगा। इसकी बड़ी वजह है आबादी।
और विकास। जी हाँ, आबादी को देखते हुए, क्योंकि पहले से आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, इसी को देखते हुए 4 विधानसभा को अब लोकसभा बनाया जाएगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। तो दरअसल बात यह है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन के लागू होने की संभावनाओं के बीच बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करते दिख रही है। इस अधिनियम के प्रभाव से राज्य में यानी कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर के 60 और विधानसभा सीटें 365 तक पहुंचने की अनुमान जताया जा रहा है। ये बदलाव केवल संख्या बढ़ने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व और फिर राजनीतिक संतुलन पर भी गहरा असर डालेगा। या सीधे तौर पर देखें तो 2029 तक संसदीय सीटें 40 से बढ़कर के 60 हो सकती है। बढ़ी हुई 60 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो सकती है। वहीं पर विधानसभा की 365 सीटों में से करीब 120 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना है। फिलहाल 243 विधायकों में केवल 29 महिलाएं हैं, जबकि 40 लोकसभा सीटों में सिर्फ 5 पर महिला प्रतिनिधित्व है। नई व्यवस्था लागू होने पर महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व रूप से बढ़ सकती है। इससे उल्टी, त्वचा की समस्या और निगलने में दिक्कत जैसी परेशानियां हो सकती है। इतना ही नहीं, कुछ कारोबारी इथेफॉन जैसे केमिकल घोल में फल डुबोकर भी पकाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर भी सख्त रोक है। FSSAI ने कहा कि सिर्फ सुरक्षित तरीके से एथिलीन गैस का इस्तेमाल ही मान्य है, वह भी तय नियमों के तहत। अब राज्यों के फूड सेफ्टी अफसरों को साफ निर्देश दिया गया है कि मंडियों, गोदामों और फिर थोक बाजारों में कड़ी जांच करें। जहां भी शक हो वहां पर छापेमारी करके कार्रवाई की जाए। अगर किसी के पास कैल्शियम कार्बाइड या फिर ऐसे गैर कानूनी केमिकल पाए जाते हैं, मिलते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। जांच के लिए अब खास टेस्ट पेपर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पता लगाया जा सकेगा कि फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाया गया है या नहीं। यानी कि अब बाजार में बिकने वाले फलों पर सख्त नजर रखी जाएगी, ताकि लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज सीमांचल के भ्रष्टाचारियों, कान खोल करके सुन लो, अब आपका दिन बहुत ही बुरा आने वाला है। अब आपका दिन पूरा हो चुका है। अब आप किशनगंज सीमांचल को लूट नहीं सकते हैं। अब आपकी डकैती बंद होने वाली है, क्योंकि आप जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासन हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, अब आप जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। अब कभी भी आप पर ढावा बोला जा सकता है और आपका करियर वहीं पर द एंड हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि किशनगंज में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। जब यहाँ के भोली भाली जनताओं को यहाँ लूट करके करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं, अलग अलग शहरों में प्लॉट खरीदते हैं, घर मकान बनाते हैं, सोना चांदी के जेवरात बनाते हैं, कैश इकट्ठा करते हैं। यहाँ के भोली भाली जनताओं को लूट करके ये सारा महल तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसे अधिकारी, ऐसे प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सीमांचल के इलाके में इन दिनों एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले भ्रष्टाचार की शिकायतें आम मानी जाती थी, वहीं अब जांच एजेंसियों की लगातार कार्रवाई से रिश्वतखोर अधिकारियों में डर और बेचैनी साफ नजर आने लगी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल सरकार की ओर से भ्रष्टाचार पर सख्ती के संकेत पहले ही दिए जा चुके थे, लेकिन अब इसका असर जमीन पर दिखने लगा है। सीमांचल के कई जिलों, खास करके किशनगंज और पूर्णिया, अररिया में हाल के दिनों में हुई कार्रवाई ने पूरे सिस्टम को हिला करके रख दिया है। सबसे बड़ी कार्रवाई किशनगंज में देखने को मिली है, जहां पर एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ ईओयू ने बड़ी जांच शुरू की। इन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और जांच में लगातार नई नई संपत्तियों का खुलासा हो रहा है। करोड़ों रुपए की जमीन, सोना चांदी और फिर लग्जरी गाड़ियों की जानकारी सामने आने के बाद ये मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया है। यही नहीं, इस कार्रवाई के कुछ ही दिनों बाद किशनगंज के नगर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन भी जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गए। ईओयू की कार्रवाई में उनके कई ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के पुख्ता सबूत मिलने के बाद सामने आई। इससे साफ है कि जांच का दायरा अब सिर्फ एक अधिकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था को खंगालने की दिशा में बढ़ रहा है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, प्रशासन है, जो काम के बदले में रिश्वत लेते हैं, पैसे लेते हैं। खास करके देखा जाता है प्रशासनिक मामले में और साथ ही साथ राजस्व मामले में, यानी कि जमीन मामले में। अगर आप जमीन मामले में कोई काम करने के लिए जाते हैं, चाहे मोटेशन के मामले में हो और या फिर और किसी के मामले में हो, तो आपसे पैसे लिए जाते हैं, तभी आपका काम होता है। हालांकि यहाँ पर अधिकारी सीधे पैसे नहीं लेते हैं।
बल्कि जरिया लगा करके पैसे लेते हैं। जब किसी के जरिए वो आपसे पैसे लेंगे, उसके बाद आपका काम करेंगे, चाहे आपका काम कितना भी साफ सुथरा क्यों ना हो। जहाँ इससे पहले भी किशनगंज में जिला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यानी कि लगातार एक के बाद एक कार्रवाई से ये संकेत मिल रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। वहीं पर पूर्णिया में भी विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा परियोजना के एक सहायक अभियंता को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। दोस्तों, किशनगंज में जनगणना 2027 की तैयारी तेज हो चुकी है। जिला प्रशासन ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 17 अप्रैल से इस विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। जहां इस बार जनगणना को पूरी तरह से आधुनिक, पारदर्शी और फिर डिजिटल बनाने पर खास जोर दिया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया तेज, सटीक और बिना गलती के पूरी की जा सके। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारी इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि जिलाधिकारी विशाल राज ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस बार पारंपरिक तरीके से के साथ साथ डिजिटल सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है, जहां पर डेटा एंट्री, सत्यापन और फिर निगरानी का पूरा काम किया जाएगा। यानी कि अब कागजी काम के बजाय अधिकतर जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम से दर्ज की जाएगी। इस अभियान के पहले चरण में प्रांगणकों और फिर पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इन कर्मचारियों को ये सिखाया जाता है कि घर घर जाकर के किस तरह से सही तरीके से जानकारी इकट्ठा करनी है। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, उनकी सामाजिक और फिर आर्थिक स्थिति, आवास की स्थिति और फिर अन्य जरूरी जानकारियां शामिल होगी। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल की भी जानकारी दी जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, डेटा को कैसे सेव करना है और तकनीकी गलतियों से कैसे बचना है। इसका उद्देश्य यह है कि जनगणना के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या फिर देरी ना हो। इसके बाद दूसरे चरण में मकानों की लिस्ट तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा। इस दौरान परगणक अपने अपने क्षेत्र में जाकर के हर घर का सत्यापन करेंगे और फिर उसकी पूरी जानकारी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। जैसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जिले का कोई भी घर या फिर व्यक्ति जनगणना से छूट न जाए। सम्राट चौधरी को एक मुस्लिम शख्स टोपी पहना रहे थे तो सम्राट चौधरी ने टोपी पहनने से मना कर दिया। जी हां, मुस्लिम बुजुर्ग जैसे ही टोपी सम्राट चौधरी के सिर पर पहनाने वाले थे तो सम्राट चौधरी तुरंत उसको रोक लिया और कहा कि नहीं 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 नहीं, मुस्लिम का टोपी नहीं। उसके बाद वो टोपी नहीं पहना, टोपी अपने हाथ में ले लिया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। जब बिहार के नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि यहाँ पर सिर्फ बिहार में सिर्फ मोदी और नीतीश मॉडल चलेगा, लेकिन अब सम्राट चौधरी ने धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, सम्राट चौधरी धीरे धीरे रंग में नजर आने लगे हैं। जी हाँ, सम्राट चौधरी जहां पर नीतीश मॉडल अपनाने के बारे में बात कर रहे थे, वहीं पर उसका काम बिल्कुल भी अलग है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी भी हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं किया है। कभी भी उन्होंने जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट नहीं मांगा और ना ही हिंदू मुस्लिम को नाराज करने का काम किया। बहुत बार ऐसे हुए हैं कि नीतीश कुमार जब भी कभी मजार में जाते थे या फिर इस्लामिक कल्चर का दौरा करना होता था तो फिर नीतीश कुमार को टोपी पहनाया जाता था और वे बड़े ही अदब के साथ मुस्लिम टोपी पहनते थे। जी हाँ, कोई भी मना नहीं करते थे। लेकिन सम्राट चौधरी जो कि कल कहते थे कि यहाँ पर नीतीश मॉडल रहेगा, आज वही नीतीश की परंपरा को उन्होंने ठुकरा दिया है। दरअसल बात यह है कि एक मुलाकात के दौरान एक मुस्लिम शख्स ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और टोपी वापस लेकर के अपने सुरक्षा कर्मियों को दे दी। इसके बाद अल्पसंख्यक व्यक्ति ने, यानी कि मुस्लिम व्यक्ति ने सम्राट चौधरी को गमछा पहनाया। दरअसल बात है कि सिवान जिले से आए किसान मोहम्मद हामिद खान शुक्रवार को सम्राट चौधरी से मिले और शुभकामनाएं दी, उसको मुबारकबाद देने के लिए आए थे। साथ ही साथ अपनी बात को उनके सामने रखी। मिलने के बाद मोहम्मद हामिद खान ने कहा कि इनका काम बहुत अच्छा है, खास करके मिलने जुलने का तो बहुत अच्छा व्यवहार है। मोहम्मद हामिद खान ने बताया है कि हम एक किसान हैं, हम औषधि और फिर सुगंधित पौधों की खेती करते हैं और पॉपुलर पेड़ भी लगाते हैं। दोस्तों, किशनगंज के ठाकुरगंज नगर पंचायत से एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पर बिना सड़क बनाए ही सरकारी खजाने से 4 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाल ली गई। यह मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में हरकत मच गया है और अब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। जी, हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात यह है कि जानकारी के अनुसार नगर पंचायत ठाकुरगंज क्षेत्र में एक सड़क निर्माण योजना के तहत कागजों पर काम पूरा दिखा करके भुगतान कर लिया गया, जबकि हकीकत में
जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है, यानी कि सड़क सिर्फ फाइलों और कागजों में बनी है, लेकिन मौके पर उसका कोई निशान तक नहीं मिला है। यह इस गंभीर मामले को लेकर के नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद इरफान आलम ने ठाकुरगंज थाना में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने ईमेल के माध्यम से थानाध्यक्ष को आवेदन देकर के पूरे मामले की जानकारी दी और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत में बताया गया है कि इस योजना में माप पुस्तिका यानी कि MB और फिर अन्य सरकारी दस्तावेजों में काम पूरा दिखाया गया, लेकिन असल में कोई निर्माण कार्य हुआ ही नहीं। इसके बावजूद भी भुगतान की पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई और सरकारी राशि निकाल ली गई। वहीं पर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और फिर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में ये मामला सरकारी धन के दुरुपयोग, कागजी गड़बड़ी और फिर पद के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ लग रहा है। पुलिस अब इस मामले के हर पहलू की गहराई से जाँच कर रही है। भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज, स्वीकृति पत्र और फिर माप पुस्तिका और तकनीकी स्वीकृति के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। साथ ही साथ जिस जगह पर सड़क निर्माण होना था वहां जाकर भी जांच की जाएगी ताकि सच्चाई सामने आ सके।